नमस्कार दोस्तों, कौशल जीके जीएस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग जो बीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ का, उसको देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि बीएसएससी जो है मैथ किस प्रकार से पूछता है, और उसी बेसिस पे आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट लाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 18/12/2018 को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। उसी के हम लोग बेसिस पे प्रैक्टिस सेट भी करेंगे जो आप लोगों के एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल के आइकन को भी दबा देंगे। तो आज हम लोग 28/12/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे मैथ का, उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक गांव की जनसंख्या 5000 है। इसमें प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि एवं अगले वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। देखिए, एक गांव है जिसमें 5000 लोग हैं, तो पहला वर्ष 10% के दर से वृद्धि हो रहा है, वही दूसरा वर्ष 20% के दर से वृद्धि हो रहा है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, जब 2 वर्ष खत्म हो जाएगा तो कितना जनसंख्या बढ़ के हो जाएगा। तो देखिए, अगर जनसंख्या 100 रहा होगा, पहले वर्ष की शुरुआत में अगर जनसंख्या 100% रहा होगा, क्या रहा होगा 100%, जब उसमें हम 10% का वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 का अगर हम 10% का वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। कितना आएगा 10 आएगा। तो जब हम इसमें 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 110। यानी कहने का मतलब जनसंख्या अगर 100 रहा होगा जिसमें 10% की वृद्धि होके कितना हो गया है 110 हो गया है। ये जो हुआ है पहले वर्ष हुआ है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे वर्ष में जाते हैं तो कह रहा है दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हो जाता है। तो अगर 100% रहा होगा, इसमें अगर हम 20% का वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए, ये सब क्या है रेशियो में है, क्योंकि हम लोग माने हैं इसको। तो जो कटने वाला होगा सामने सामने उसको काट लेंगे, और जो क्रॉस कटने वाला होगा उसको भी काट लेंगे। देखिए, सामने सामने अगर हम काटते हैं तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार अगर हम सामने सामने काटते हैं तो यहाँ भी क्या होगा 1 0 से 1 0, ये भी कट जाएगा। 6 दूना 12 और 5 दूना का 10 कट गया। अब बताए थे कि क्रॉस भी जो कटने वाला होगा उसको काट लेंगे। देखिए, यहाँ से अगर हम 2 से काटते हैं तो 3 दूना का 6, यहाँ काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 दूना 10। अब कोई कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है। तो अब क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में क्या करेंगे गुना करा देंगे, यानी कि ये 25 आया। यानी पहले जनसंख्या कितना था 25, वो बढ़कर के कितना हो गया है 11 तिया 33 हो गया है। कितना हो गया है 33 हो गया है। इतना निकालने के बाद देखिए, पहले जनसंख्या 25 बढ़ के कितना हो गया 33। यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया है 25, यानी कि पहले कितना आया है रेशियो में 25, और क्वेश्चन में कितना है 5000। तो जो 25 का वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो कहिएगा 5000 के बराबर है। देखिए, रेशियो में कितना आया है 25, और जो क्वेश्चन में दिया है कितना दिया है 5000 दिया है। यहाँ से अगर हम एक रेशियो का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा 25 दूना 50 और 2 को 0, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया 200 आ गया। तो हमको निकालना है 33%, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगा। तो जब हम 2 वर्ष के बाद निकालेंगे तो कितना बढ़ गया होगा 33। तो 33 बराबर क्या हो जाएगा 200 गुने 33, यानी कितना हो जाएगा 660। 33 दूना 66 और 200 2 0, तो कितना हो गया 6600। यानी 2 वर्ष के बाद जनसंख्या बढ़ के कितना हो जाएगा 6600 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 16 है, उनके 1/5 भाग का योग 12 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि 2 संख्या होगा जिसका अंतर होगा क्या होगा 16 होगा, और जब हम उस दोनों संख्या का 1/5 भाग निकाल के और उसको हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 12 प्राप्त होगा। तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए, मान लेते हैं कि पहला संख्या मेरा फर्स्ट ही होगा, ठीक है, दूसरा संख्या को 2 ही मान लेते हैं। ठीक,
फर्स्ट संख्या हो गया, दूसरा संख्या हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो फर्स्ट लाइन में ये लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 16 है। तो पहला संख्या अगर 1 माने है, दूसरा को 2 माने हैं, तो दोनों को अगर हम अंतर करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। अच्छा देखिए, जो पहला संख्या होगा वो और दूसरा संख्या होगा वो, तो इसमें से हम कैसे मालूम करेंगे कि किसको हम बड़ा माने हैं। तो देखिए, अगर ये फर्स्ट वाला अगर बड़ा होगा तब तो अगर हम 12 में से छोटा को घटाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह आएगा, यानी कि जो फर्स्ट वाला संख्या होगा वो मेरा क्या होगा, बड़ा होगा, और ये दूसरा होगा वो छोटा होगा। तभी तो 12 में से छोटा घटाएंगे तो 16 आएगा। यहाँ पे प्लस कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस है, ठीक है। यानी फर्स्ट वाला जो होगा बड़ा होगा, ठीक, ये छोटा होगा। तो यहाँ से एक हम समीकरण बना लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे कह रहा है कि उनके 1/5 भाग का योग, पहला संख्या 1 है, दूसरा संख्या 2 है, अगर इसका 1/5 करते हैं तो क्या आएगा। देखिए, पहला का अगर हम 1/5 करेंगे, इसी प्रकार दूसरा का 1/5 करेंगे तो क्या आएगा, उसी संख्या का बटे 5 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट संख्या बटे 5 आएगा, यहाँ आएगा दूसरा संख्या बटे 5 आ जाएगा। फिर कहा है कि दोनों का योग क्या है, 12 है। यहाँ अंतर दिया था, यहाँ योग दिया है, कितना दिया है, 12 दिया है। अब देखिए, यहाँ से अगर हम 1/5 कॉमन लेते हैं तो क्या आता है अपने पास, देखिए 1/5 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस दूसरा संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 12। अब देखिए, इधर जो है बटा में है, अगर हम इसको इधर भेजना चाहे तो किस में चला जाएगा, गुना में चला जाएगा, किस में जाएगा, गुना में जाएगा। तो देखिए, यहाँ अगर फर्स्ट को रखते हैं और सेकेंड को भी रख लेते हैं, 5 को भेजेंगे तो 12 गुने क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी फर्स्ट संख्या प्लस दूसरा कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 आ जाएगा। यहाँ से समीकरण 2 निकल गया। अच्छा ये बताइए, यहाँ था माइनस, यहाँ है प्लस, ठीक है। तो एक याद रखिएगा एक बात कि अगर एक किसमें हो, माइनस में हो, दूसरा प्लस में हो, और दोनों जो पद हो, यानी कि दोनों का जो संख्या हो क्या हो, बराबर हो, यहाँ भी फर्स्ट है, यहाँ भी सेकेंड है, यहाँ भी फर्स्ट है, यहाँ भी सेकेंड है, तो देखिए यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, लेकिन बीच में जो चिन्ह है वो क्या है, अलग है, एक में प्लस है, एक में माइनस है। तो पहला पद निकालने के लिए, यानी कि पहला संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर दिया होता है इक्वल के बाद, यहाँ भी इक्वल के बाद 16 है, यहाँ इक्वल के बाद 60 है, तो पहला संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। यानी अगर पहला निकालना होगा हमको तो 60 प्लस 16 बटा 2 कितना आ जाएगा, 76 बटा 2, यानी कितना आएगा, 38। तो पहला संख्या हमको मालूम चल गया, कितना आएगा, 38। इसी प्रकार अगर दूसरा संख्या निकालना हो तो क्या करते हैं, घटा करके 2 से भाग दे देते हैं। देखिए, दूसरा संख्या अगर हम निकालना चाहेंगे तो एक 60 है, एक कितना है, 16 है, दोनों को आपस में घटा के 2 से भाग कर देंगे। देखिए, जब 60 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा, कितना आएगा, 44, 4 5 में से 4, कितना आएगा, 44। जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 22 आएगा, ठीक है, 22 आएगा। अब देखिए, एक संख्या 38, एक संख्या 22, हमको पहला संख्या और दूसरा संख्या मालूम चल गया। देखिए, पहला संख्या क्या हम लोग बड़ा माने थे और दूसरा को छोटा, तो यहाँ भी देखिए पहला संख्या बड़ा आ गया, दूसरा क्या आ गया, छोटा। तो अब जो क्वेश्चन में जो पूछेगा उसका जवाब हम लोग आसानी से दे सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोला क्या है कि सबसे छोटा संख्या ज्ञात करें, तो सबसे छोटा संख्या क्या है, दोनों में 22 है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 22 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है विक्रयमूल्य का 60% है तो प्रतिशत हानि क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन में एक शब्द है विक्रयमूल्य, एक शब्द है क्रयमूल्य। तो समझिए विक्रयमूल्य क्या होता है, क्रयमूल्य क्या होता है। देखिए, विक्रयमूल्य का मतलब होता है कि कोई वस्तु को हम जिस मूल्य पर बेचते हैं उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। वही क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर अगर हम कोई वस्तु को क्रय करके लाते हैं, यानी खरीद करके लाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। इसका इंग्लिश होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो कह रहा है क्वेश्चन, जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का 60% है, तो बताइए प्रतिशत हानि क्या होगा।
देखिए जो बिक्राइमुल है, तो बिक्राइमुल को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, जिसको शॉर्टकट में एसपी बोलेंगे, ठीक है, एसपी। कह रहा है कि जो बिक्राइमुल है यानी कि एसपी है वह क्राइमुल का 60% है। क्राइमुल यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस, सीपी का कितना परसेंट है, 60%, ठीक है। इतना तो क्वेश्चन में जो दिया था वही हम लोग लिख लिए हैं। अच्छा अब देखिए जो परसेंट होता है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट, यानी कि 100 में कितना भाग, 100 में यानी कि 100वां भाग, परसेंट, परसेंट यानी कि 100 में प्रत्येक भाग को परसेंट बोलते हैं। तो जब ये 60% है तो 60 जो है वह 100 का कितना परसेंट है, यानी जो 60 है वह 100 में कितना है। तो जब ये परसेंट हटाएंगे तो 60 के नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्या आएगा, 100 आएगा। तो 60 बटे 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60 बटे 100 हो गया, ठीक है। जो एसपी है वह सीपी का 60% है। यहां से हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए ये एसपी है, ये सीपी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एसपी को रहने देते हैं और सीपी को इधर लेके आते हैं तो इधर गुना में है, यहाँ आएगा तो किसमें चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी कि बटा में चला जाएगा। तो जब हम सीपी को इधर लेके आते हैं तो एसपी के बटा में चला जाएगा, किसके बटा में जाएगा, एसपी के बटा में जाएगा, यानी एसपी बटा सीपी बराबर इधर बच क्या गया, तो इधर बच गया 60 और 100 बच गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको काट भी सकते हैं और चाहे तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट में 100 का जो यूज आएगा वहां से इजी होगा हमको काटना, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं। अब देखिए जो सीपी है वह 60 रुपया यानी कि प्रतिशत में या फिर रेशियो में, सीपी कितना है, 60 है, लेकिन एसपी कितना है, सॉरी एसपी कितना है, 60 है, लेकिन सीपी कितना है, 100 है। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु है जिसको खरीद के कितना मिला है, 100 रुपया मिला है, लेकिन बेच कितना मिला है, 60 रुपया में बेच रहा है, तो यहाँ से ऐसी झलक रहा है कि उसको हानि हुआ होगा। क्वेश्चन भी बोल दिया है कि हानि हुआ होगा, हानि हुआ होगा। देखिए तो हानि कब होता है, जब सीपी ज्यादा रहता है और एसपी कम होता है। और वही अगर लाभ कम होगा तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं कि जब एसपी ज्यादा हो यानी कि एसपी बड़ा हो और सीपी कम हो तब क्या होता है, लाभ होता है। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो आखिर कितना का हानि हो रहा है, तो लाया था 100 रुपया में खरीद के, बेच रहा है 60 रुपया में, तो कितना का हानि हो रहा है, 40 का। कितना का, यहाँ से जो अंतर आया है कितना का है, 40 का है। लेकिन हमको निकालना क्या है, हानि प्रतिशत। ये तो हानि रुपया में आ गया है 40 का, लेकिन जब हम लॉस परसेंट जब निकालेंगे तो कितना, कैसे निकालेंगे, जितना का हानि हुआ होगा उसको ऊपर लिख लेंगे, यानी कि 40 का हानि हुआ है। अच्छा ये हुआ कितना पे हुआ है, तो जो सीपी रहेगा उसको हमेशा नीचे रखेंगे। लाभ प्रतिशत निकालना हो तो या फिर लॉस यानी कि हानि प्रतिशत निकालना हो तो सीपी हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, क्योंकि हमको सीपी से तुलना करना होता है। जितना हम खरीद के लाएंगे उसी पे तुलना करेंगे हम। अगर मान लीजिए वस्तु को अगर हम 10 रुपया में खरीद के लाए हैं, अगर 12 रुपया में बेच दिया है तो वहां हमको कितने का लाभ हुआ है, तो 2 रुपया का लाभ हुआ है। तो ये हम जो तुलना किए हैं 2 रुपया का लाभ किस पे किए हैं, जो 10 रुपया है उसी पे ना, यानी जो सीपी है मेरा उसी पे हम तुलना किए हैं। तो सीपी यहाँ पे 100 है तो 100 को कहाँ रखेंगे, नीचे। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। यहाँ इसलिए हम नहीं काटे थे कि यहाँ आके 100 क्या होता, कट जाता। तो हानि प्रतिशत कितना आ गया हमको, 40%, यानी कि जो दुकानदार रहा होगा उसको कितना प्रतिशत का हानि हुआ है, 40% का हानि हुआ है। तो उम्मीद करते हैं समझे होइएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का आय एवं बचत का अनुपात एक माह में 7:5 है। यदि वह वार्षिक 72,000 कितना 72,000 खर्च करता है तो उनकी मासिक आय क्या है। देखिए एक व्यक्ति है, उसका कुछ आय है, आय जितना है उसमें से खर्च करके वो बचत भी कर रहा है, ठीक है। बचत करने का जो उसका जो आय और बचत का जो अनुपात है वो दिया हुआ है। देखिए अगर उसका आय और बचत क्या दिया हुआ है, आय और बचत, अगर उसका आय 7 रुपया है तो बचत कितना कर रहा है, 5 का, क्योंकि ये अनुपात में दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है।
कि अगर उसका 7 रुपए का आय होता है तो वो 5 रुपया बचा लेता है। अच्छा ये बताइए, अगर आपको 10 रुपया दिया जाए कि आप दुकान से कोई सामान लेके आइए, आप अगर जा करके वहां से 2 रुपया बचा के ले आए तो खर्च कितना कर दिया? 8 रुपया कर दिए। 8 रुपया कर दिए कैसे? देखिए 10 रुपया तो लेके गए और 2 रुपया बचा के ले आए, तो 10 में से 2 घटा दिए तो कितना खर्च किए होइएगा? 8 खर्च किए होइएगा। वही चीज यहाँ है। देखिए आय अगर 7 रुपया था, उसमें से अगर वो 5 रुपया को बचत करके ले आया तो खर्च कितना किया होगा? तो 2 का किया होगा खर्च। कितना का किया होगा? 2 का, जो कि रेशियो में है। ठीक है, इतना हम लोग कर लिए जो कि क्वेश्चन में दिया था। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि वह वार्षिक 72,000 रुपए खर्च करता है तो उनकी मासिक आय क्या है? देखिए यहाँ एक चीज गौर कीजिए, कह रहा है कि उसका वार्षिक कहने का मतलब एक साल में, यानी कि 12 महीना में, यानी कि 12 महीना में वो कितना खर्च कर दिया है? 72,000 रुपया। लेकिन पूछ रहा है कि मासिक आय क्या है, यानी मंथली पूछ रहा है, तो हमको इसको भी मंथली बनाना पड़ेगा। और यहाँ जो अनुपात भी दिया था, क्या दिया था? अनुपात भी दिया था, माह का दिया था, यानी कि मासिक दिया हुआ है। और जो बचा रहा है, किसमें बचा रहा है? वार्षिक बचा रहा है, साल में बचा रहा है, तो हमको उसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? माह में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर मासिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए एक साल में वह 72,000 रुपया को अगर खर्च कर देता है तो एक मंथ में कितना खर्च करेगा? एक साल में 12 महीना, तो एक महीना में कितना खर्च करेगा? 72,000 बटे 12, यानी कि 12 छक 72, यानी कि 6,000 रुपया को एक महीना में वह खत्म कर रहा है। अच्छा यहाँ जो खत्म कर रहा था रेशियो में कितना कर रहा था? 2 का, लेकिन वह जो पैसा में कितना खर्च कर रहा है? 6,000, यानी कि जो 2 का रेशियो है कितना के बराबर है? 6,000 के बराबर है। तो एक का रेशियो कितना आ जाएगा? 3,000। कितना आ गया? 3,000। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है देखिए, तो कह रहा है कि उनकी मासिक आय कितना है? एक अनुपात का वैल्यू 3,000, तो मासिक आय कितना दिया है? 7 दिया है, तो हमको 7 के बराबर निकालना पड़ेगा। तो 7 बराबर क्या हो जाएगा? 7 बराबर हो जाएगा 3,000 गुने 7, यानी कि 21,000। यानी कि जो व्यक्ति है वह एक महीने में कितना कमाता है? तो 21,000 रुपए कमाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने वर्षों में 1,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन किसका है? सीआई का है। तो हम लोग जानते हैं कि जो एसआई होता है साधारण ब्याज, उसमें ब्याज प्रत्येक साल क्या होते जाता है? बराबर होते जाता है। यानी अगर पहला साल 10% बढ़ रहा है तो दूसरा साल भी कितना बढ़ेगा? 10%, तीसरा साल भी 10%, यानी कि हर एक साल क्या होता है? ब्याज बराबर होता है। लेकिन सीआई में वैसा नहीं होता है। तो सीआई में होता कैसे है? देखिए कह रहा है कि 1,000 रुपया है, यानी कि जो प्रिंसिपल है कितना दिया है? 1,000 दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है? 1,000। कितना दिया है? 1,000। और कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाता है, यानी हो जाता है। हो जाता कहने का मतलब कि अमाउंट हो जाता है। अमाउंट मतलब मिश्र धन, जिसमें आपका प्रिंसिपल और ब्याज दोनों क्या होता है? जुड़ा रहता है। तो प्रिंसिपल अगर 1,000 है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है? 1331। ठीक है, यानी कि कितना हो गया? 1331। अब देखिए लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 10%। ठीक है, 10% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो कितना आएगा? 1/10 यही आएगा। यानी कि जो नीचे होता है वह क्या होता है? मूलधन होता है, और ऊपर जो होगा वो क्या होगा? वृद्धि होगा। जब ब्याज है तो बढ़ेगा तो वृद्धि होगा। कितना से? तो 1 से। अगर देखिए जो रेट 10% दिया है, ठीक है। अच्छा जो प्रिंसिपल है 1,000 है, अमाउंट 1331 हो गया है। तो देखिए ये जो प्रिंसिपल है वह 10 का कितना गुना हो रहा है? 10 का कितना हो रहा है? कितना बार गुना हो रहा है? 10। तो कहिएगा कि 10 को अगर हम 2 बार गुना करते हैं तो कितना आता है? 100 आता है। अगर वही हम 10 को 3 बार गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 1,000 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। दिया है ना, यानी कि इतना दिमाग में आ गया कि क्या हो रहा है? 3 बार गुना हो रहा है।
तो जो मिश्रण होगा वो भी तो 3 बार गुना हो रहा होगा। तो लेकिन कितना से गुना हो रहा होगा, तो देखिए 10 रुपया उसका मूलधन था, 1 रुपया ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना हो गया उसका 11 रुपया हो गया। तो कहीं ना कहीं ये 11 का भी गुना हो रहा होगा। तो देखिए 11 का कितना गुना हो रहा है देख लेते हैं। देखिए तो 11 का कितना गुना हो रहा है, अगर 11 को हम 11 से गुना करते हैं 2 बार तो क्या आता है 121। अगर हम 11 को 3 बार गुना कर देते हैं 11 गुने 11 गुने 11 तो कितना आता है 1331। यानी दिमाग में ये आ गया कि वह 3 वर्ष में 1000 की राशि 1331 हो जा रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3 वर्ष। या फिर ऐसे ही बना सकते हैं इसको, जो कि 1331 है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे क्या है 1000 है। तो वहां हम ध्यान में आ गया हमको कि 3 बार गुना हो रहा है 10 का, तो ऊपर भी 3 बार गुना हो रहा होगा। तो अगर हम इसका क्यूब निकाल लेते हैं, क्यूब रूट, तो क्या आता है देखिए, अगर 11 का निकालते हैं 3 बार गुना करेंगे 11 को तो कितना आता है 1331। यानी कि 1331 का क्यूब रूट कितना आता है 11। इसी प्रकार 1000 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ देखिए 10 का प्रिंसिपल था, अमाउंट 11 हो गया है, 1 बढ़ गया है। ठीक है, 1 बढ़ गया है कितना पे 10 पे। अब परसेंट निकालने के लिए 100 से अगर गुना करते हैं तो 10% आ जाता है, जो कि क्वेश्चन में दिया है तो फुलफिल हो जा रहा है। यानी कि जो मेरा आंसर हो जाएगा कितना वर्ष हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद है समझे होइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 88 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:4 है। इसमें पानी कितना लीटर मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। देखिए शुरुआत में जो अनुपात है दूध और पानी का कितना है 7:4 है, लेकिन इसमें पानी को मिलाने के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। तो मेरे पास मिश्रण कितना है तो 88 लीटर। क्वेश्चन में दिया है कि 88 लीटर जो है क्या है टोटल मिश्रण है। ठीक है, 88 लीटर का क्या है मिश्रण है। टोटल मिश्रण 88 लीटर है, जिसमें क्या है एक तो वाटर है और एक मिल्क है। तो दूध पहले दिया है इसलिए मिल्क को पहले लिखते हैं और पानी को बाद में, यानी वाटर। तो शुरुआत में जो अनुपात है 7:4, यानी कि अगर 7 अनुपात में दूध होगा तो 4 अनुपात में क्या होगा पानी होगा, वाटर होगा। अब कह रहा है कि इसमें पानी कितना लीटर मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। देखिए ये पानी मिला रहे हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि हम लोग पानी को मिला रहे हैं तो अनुपात बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, तो कहिएगा उसका अनुपात बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ तो घट रहा है। ठीक है, एक चीज और बताइए कि हम अगर पानी को मिला रहे हैं तो जो चेंज होगा किसमें होगा पानी में होगा। ये दूध में कोई चेंज होगा क्या नहीं होगा। जितना पहले दूध था उतना अब भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग दूध में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, मिला किसको रहे हैं तो पानी को मिला रहे हैं। तो देखिए अगर हम दूध को पहले 7 के अनुपात में रखते थे तो अभी भी कितना चाहिए हमको 7 ही चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ हम लोग कर नहीं रहे हैं। तो 7 बनाने के लिए देखिए इसको तो हम 7 बना नहीं सकते हैं, तो 7 का क्या कर सकते हैं उसका गुणज बना सकते हैं। यहाँ अगर हम 7 है तो 7 का गुणज कर सकते हैं। तो इसमें हम कितना से गुना करें कि दोनों का जो रेशियो आएगा वो बराबर हो जाएगा। तो नीचे जितना दिया रहेगा उससे ऊपर में और ऊपर वाले को नीचे में गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर 2 से गुना कर देंगे तो 7 गुना 14। अगर यहाँ हम लोग 7 से गुना कर देंगे ऊपर वाला 7 से तो कितना हो जाएगा 7 गुना 14। यानी कि ये बताइए कि अगर यहाँ मिल्क तो हम लोग बराबर कर लिए 2 से गुना करके, जब हम मिल्क में 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी 2 से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब नया अनुपात क्या होगा देखिए, अब जो होगा मिल्क और वाटर का नया अनुपात जो कि 2 से गुना करने के बाद 14 आएगा और कितना आएगा 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा। अच्छा उसके बाद नीचे अगर हम 7 से गुना करेंगे तब क्या आ जाएगा अनुपात, यहाँ तो 14 ही रहेगा और यहाँ कितना हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी पता चल रहा है कि हम लोग पानी को अगर मिला रहे हैं तो बाद में उसका रेशियो क्या हो रहा है बढ़ रहा है, लेकिन मिल्क बराबर है। अच्छा ये देखिए
यहाँ शुरू में कितना था 8 था, अब हम पानी मिला दिए हैं लेकिन कितना मिला है इसका पता नहीं है, वही पता करना है। तो जब पानी मिला दिए हैं तो कितना हो गया है रेशियो 21 हो गया है। तो कितना बढ़ गया है तो कहिएगा 13 बढ़ गया है, क्योंकि 13 और 8 को ऐड करेंगे तो 21 आएगा। अच्छा रेशियो में कितना बढ़ गया है 13 बढ़ गया है। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और दिया था कि शुरुआत में कितना लीटर मिश्रण है 88 लीटर। यहाँ हमको शुरुआत में कितना का अनुपात है 14 और 8 का, अगर हम टोटल को जोड़ते हैं तो कितना आता है 22, यानी कि शुरुआत में जो मिश्रण रहा होगा वह 22 के टोटल अनुपात में रहा होगा। तो यही 22 किसके बराबर है 88 के बराबर है। रेशियो में 22, टोटल कितना है यहाँ जो दिया है, एक्चुअली दिया कितना है 88, कितना दिया है 88। तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना निकालेंगे 4, 22 बराबर 88, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना है कितना कि पानी हम कितना मिलाए हैं। तो रेशियो में कितना मिला रहे हैं 13, अगर हम 13 का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमको एक्चुअल मालूम चल जाएगा कि पानी हम दूध में कितना मिलाए थे। तो एक का वैल्यू 4, तो 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 गुने 13, यानी 13 चौके 52 लीटर। यानी जो मिश्रण था दूध और पानी का उसमें 13 चौके 52, ये 54 नहीं है 52, ठीक है। 13 चौके 52 लीटर पानी क्या कर रहे हैं मिश्रण में हम लोग मिला रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। आगे कह रहा है यह कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज का है। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था किसका, सीआई का, चक्रवृद्धि ब्याज का। उसमें बताए थे कि जो साधारण ब्याज होता है प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, यानी अगर पहला साल 10 रुपया बढ़ रहा है ब्याज तो उसके दूसरा साल भी 10 रुपया बढ़ेगा, तीसरा साल भी 10 रुपया बढ़ेगा, चौथा साल भी 10 रुपया बढ़ेगा, यानी प्रत्येक साल क्या होगा बराबर बढ़ेगा। तो यहाँ उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि 4 वर्ष में कोई धन 2 गुना हो जाता है। अच्छा देखिए प्रिंसिपल अगर हम 1 रुपया को मान लेते हैं तो यह कितना गुना हो जा रहा है, कितना गुना हो जा रहा है 2 गुना, यानी कि 1 रुपया का जो मूलधन होगा वो बढ़ के कितना हो जाएगा 2 रुपया, यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा, क्योंकि बढ़ के हो जाता है। जब भी क्वेश्चन में हो जाता है दिया हो तो समझिएगा मिश्रधन दिया है, ठीक है। जब इसको 1 रुपया का वस्तु को जब 1 रुपया का मूलधन 2 रुपया होने में कितना वर्ष लग रहा है इसको, तो 4 वर्ष। कितना वर्ष 4 वर्ष। तो इसी प्रकार आगे भी कह रहा है कि उस राशि को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए प्रिंसिपल तो एक ही रहा होगा, यहाँ समय पूछ रहा है कितना गुना हो रहा है 4 गुना। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको बनाना कैसे है भैया, तो देखिए कैसे बनाएंगे, जितना गुना दिया रहेगा ना उसमें से 1 घटा लेंगे। क्यों घटा लेंगे 1, इसलिए घटा लेंगे कि ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, अगर इसमें से हम प्रिंसिपल को घटा लेंगे तो हमको क्या आएगा साधारण ब्याज आएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ कितना आएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमको ब्याज ना बढ़ रहा है, ब्याज बराबर होते जा रहा है, इसलिए हम ब्याज निकाल लेते हैं 1 घटा करके। अच्छा देखिए 1 रुपया का जो मूलधन है ब्याज 1 रुपया बढ़ रहा है, कितना साल में बढ़ रहा है, तो कहिएगा 4 साल में। जो क्वेश्चन में दिया है वही 1 रुपया का मूलधन ब्याज 3 रुपया हो जाएगा, कितना साल में हो जाएगा। देखिए यहाँ से कितना गुना हो रहा है ब्याज, तो कहिएगा 3 गुना। तो जब 1 रुपया ब्याज बढ़ता है तो 4 साल लेता है, तो 3 रुपया ब्याज बढ़ेगा तो कितना लेगा, देखिए कितना लेगा। इसमें अगर 3 से यहाँ गुना हो रहा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 साल। अच्छा ये बढ़ा कैसे है, देखिए अगर 1 रुपया बढ़ने में 4 साल ले रहा है तो अगला 1 रुपया भी बढ़ेगा कितना साल में 4 साल में। 1 रुपया और अगर हम बढ़ाते हैं तो 4 साल फिर लगेगा। अच्छा देखिए लेकिन यहाँ रुपया कितना बढ़ा था 3 रुपया, तो एक बार और बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 रुपया अगर और बढ़ा देते हैं तो 4 साल और हमको लगेगा। टोटल तो यहाँ 3 रुपया बढ़ गया और समय कितना लग गया 4 4 8 4 12, ठीक है। इसीलिए साधारण ब्याज क्या होता है हर एक साल बराबर होता है। तो 1 घटा लेना है, जितना गुना दिया रहेगा उसमें से, फिर वहां चेक करना है कि कितना गुना हो रहा है। 1 घटाने के बाद कितना 1 आया है, यहाँ से 1 घटाने के बाद 3 आया है, यहाँ कितना गुना हो रहा है 3 गुना। इसीलिए हम लोग समय को भी क्या कर देंगे 3 गुना कर देंगे। तो 4 तिया 12, मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 वर्ष, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, बी और सी क्रमशः 10 दिन 12 दिन में पूरा करते हैं। वे 2 दिनों तक साथ में काम करते हैं, उसके बाद ए और सी छोड़ देता है, तो बताइए बी शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि ए अगर अकेला काम करता है तो 6 दिन में पूरा काम को क्या करता है, खत्म कर देता है। उसके बाद कह रहा है कि बी और सी दोनों अगर अकेले अकेले काम करता है तो बी 10 दिन में खत्म कर देता है, वही सी अकेले काम करे तो 12 दिन में खत्म कर देता है। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में, वे 2 दिनों तक साथ में काम करते हैं, यानी कि ए बी और सी तीनों मिलके 2 दिन तक काम किए, उसके बाद बी और सी छोड़ देता है, यानी बी और सी काम छोड़ के चला जाता है, तो बताइए जो शेष काम बच गया है उसको बी कितना दिन में खत्म करेगा। देखिए जो दिया है, क्या क्या दिया है, ए दिया है, उसके बाद बी दिया है, सी दिया है, 3 लोग हैं, तीनों का खत्म करने का दिन जो दिया है, अकेले अगर खत्म करता है उसको लिख लेते हैं। तो ए कितना दिन में खत्म करता है, 6 दिन में अगर अकेले काम करे तो। वही बी इसको 10 दिन में, लेकिन सी 12 दिन लेता है। ठीक है, ये दिया हुआ है टाइम का रेशियो। ठीक है, जब टाइम का रेशियो दिया हो तो हमको इफिशिएंसी का रेशियो निकालना पड़ता है। जब इफिशिएंसी नहीं पता करेंगे तब तक हमको मालूम नहीं चलेगा कि ए 1 दिन में कितना काम करता है, बी 1 दिन में कितना काम करता है, सी 1 दिन में कितना काम करता है। तो इफिशिएंसी पता करने के लिए जो दिन दिया रहता है उसका क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ दिन दिया है, ठीक है, अगर यहाँ घंटा दिया होता तो भी उसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ अगर महीना में दिया होता उसका भी एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ दिया है दिन में, जब हम 6, 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कहिएगा 60 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। अब देखिए एक एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क में उसके टोटल दिन से अगर हम भाग दे देंगे तो 1 दिन का क्या आएगा, हमको जो काम कर रहा है वो आएगा, यानी कि उसका एफिशिएंसी आएगा। तो कितना आएगा, 10×60, यानी ए जो है 1 दिन में कितना काम करता है, तो कहिएगा 10 काम करता है, क्योंकि उसका जो 1 दिन का जो रेशियो आया है काम करने का कितना है, 10 आया है, यानी कि इफिशिएंसी आया है, इफिशिएंसी का रेशियो आएगा। यहां से निकालेंगे तो ए का 10 आया है, बी का कितना आ जाएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार सी का कितना आएगा, 5 आएगा। देखिए ए 1 दिन में 10 काम, बी 1 दिन में 6 काम, सी 1 दिन में 5 काम करता है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि वे 2 दिन तक साथ में काम करते हैं। वे मतलब ए बी सी, ए बी और सी 2 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी 10 है, बी का 6 है, सी का 5 है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा तीनों मिलके, तो तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 10, 6, 16 और 5, 21, यानी कि ए बी और सी तीनों जब एक साथ 1 दिन में 21 काम कर देता है तो 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा, तो कहिएगा कि 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 42 काम। यानी कि ए बी और सी 2 दिन में 42 काम कर दिया, तब ए और सी क्या किया है, छोड़ के चला गया है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जितना काम हो गया है उसको भूल जाएंगे। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा हमको। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि 60 काम तो करना था जिसमें से 42 कर दिया है, तो हमको बचा वाला काम पे काम करना रहेगा। तो जो काम हो गया उसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो जो रिमेनिंग वर्क मेरा बचा है, कितना बचा है, कहिएगा 60 - 42, यानी जो बचा रहेगा, कितना बचा रहेगा, 8 और 1 यानी कि 18। कितना बचा रहेगा, 18 दिन का काम, मतलब 18 टोटल काम बचा है। अब कह रहा है कि शेष काम को बी करता है, तो बी कितना दिन लगेगा करने में भैया। देखिए बी अगर 1 दिन में 6 काम करता है तो 18 काम को करने में कितना दिन लेगा, तो 18/6 कहिएगा 3 दिन। यानी कि बी जो है, जो बचा काम है 18 को, उसको करने में कितना दिन लेगा, 3 दिन का समय लेगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, 3 दिन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 पुरुष के औसत वजन में 1 केजी का वृद्धि हो जाता है यदि एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है, जिसके बदले में 60 केजी वजन वाले व्यक्ति को बाहर किया जाता है, तो बताइए नए व्यक्ति का वजन क्या है। देखिए शुरुआत में कितना व्यक्ति था, तो 6 व्यक्ति था। उस कह रहा है कि 6 व्यक्ति में 1 केजी का क्या हो रहा है,
औसत का वृद्धि हो जा रहा है। कब वृद्धि हो रहा है? जब उसमें से एक व्यक्ति के जगह एक दूसरा व्यक्ति आ जा रहा है। तो जो व्यक्ति जो जा रहा है उसका वजन कितना था? 60 केजी। तो ये एक 60 केजी वाला व्यक्ति क्या हो रहा है? वो ग्रुप छोड़ के चला जा रहा है और उसके बदले में एक नया व्यक्ति आता है। तो जब नया व्यक्ति आ जाता है तो सब पे क्या होता है? 1 केजी का वृद्धि हो जाता है। औसत वजन में 1 केजी का वृद्धि हो जाता है। तो कह रहा है जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितना रहा होगा। देखिए शुरुआत में कितना व्यक्ति है? 6 व्यक्ति। कितना है? 6 गो, यानी कि 6 व्यक्ति है शुरुआत में। इसमें से एक क्या होता है? चला जाता है। तो जो जाता है उसका वजन कितना था? तो कहिएगा 60 केजी। कितना था? देखिए 6 गो था, उसमें से एक गो चला गया, तो अब बचा कितना है? 5 गो। 5 गो बचा है। कह रहा है उसके बाद फिर एक और नया आ जाता है उसके जगह पे जो गया था। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक गया और एक आ गया तो कितना हो गया? अभी भी 6 गो हो गया। कितना हो गया? अभी भी 6 गो। तो देखिए व्यक्ति में तो फर्क नहीं पड़ा, 6 का 6 ही है, अभी भी 6 गो है। कितना है? 6 गो, क्योंकि एक गया और एक आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आदमी की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क पड़ा है किस पे पड़ा है? तो वजन पे पड़ा है। देखिए जो व्यक्ति गया है उसका वजन कितना था? तो 60 केजी था। ये जो 60 केजी वाला व्यक्ति जो है वो ग्रुप छोड़ के चला गया है। अब एक जो नया व्यक्ति आया है तो वह कितना वजन का है ये बताना है। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 1 केजी का वृद्धि हो गया है। सबके औसत वजन में 1 केजी का वृद्धि हो गया है, यानी जो व्यक्ति आया होगा वह 60 केजी से, जब 60 केजी का गया है कोई, तो एक जो व्यक्ति आया है यानी कि नया व्यक्ति, वो तो 60 केजी तो लेके आया ही होगा। 60 केजी तो रहा ही होगा कम से कम। तब तो उसके 60 केजी आया होगा तो 60 गया और 60 आया है तो उससे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्वेश्चन में कह दिया है कि 1 केजी का वृद्धि हो गया है, तो वह 60 केजी से क्या रहा होगा? ज्यादा रहा होगा। इतना तो लेके आएगा ही, मिनिमम कम से कम 60 लाना होगा उसको। ठीक है, तो 60 लेके आया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्वेश्चन में 1 का वृद्धि हो गया है, तो 1 का वृद्धि कितना लोगों पे हो गया है? तो 6 लोगों पे 1 का वृद्धि हुआ है 6 लोगों पे। तो जो नया आया होगा कितना लेके आया होगा? तो 60 और प्लस 6 टोटल 66 केजी आया होगा लेके अपना वजन, तभी 1 का क्या हो गया है? वृद्धि हो गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कमला और सुषमा का वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। फिर आगे कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात 8:9 होगा, तो कमला की वर्तमान आयु क्या है? देखिए एक व्यक्ति कौन है? कमला है, कमला, और दूसरा व्यक्ति जो है सुषमा। ठीक है, एक व्यक्ति कमला, एक व्यक्ति सुषमा। कह रहा है कि इनके जो आयु का जो अनुपात है कितना है? 4:5 जो वर्तमान में है, यानी कि प्रेजेंट। पी से नोट कर लेते हैं, प्रेजेंट में कितना का अनुपात में है? तो 4:5। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद, प्रेजेंट में कितना है? 4:5 का है। जब इसमें हम 5 साल जोड़ देंगे तब क्या आ जाएगा? अनुपात 8:9। कितना आ जाएगा? 8:9 हो जाएगा। अब देखिए इतना तो क्वेश्चन में दिया है, वही हम लोग लिख लिए हैं। अच्छा ये बताइए कि पहले अगर कमला 4 वर्ष की होगी, रेशियो में अगर 4 वर्ष की होगी, तो अब कितना हो गई है? 8 वर्ष की। कितना का बढ़ गया है? तो कहिएगा रेशियो में 4 का बढ़ोतरी हो गया है। वही बात अगर सुषमा 5 वर्ष की होगी वर्तमान में, तो 5 वर्ष के बाद कितना की हो जाएगी? 9 की हो जाएगी रेशियो में। तो यहाँ कितना बढ़ रहा है? तो कहिएगा यहाँ भी 4 के रेशियो में बढ़ रहा है, यहाँ भी 4 के रेशियो में बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? देखिए जब हमको बराबर रेशियो आ जाए, जो बढ़ोतरी होगा, ठीक है, बढ़ोतरी में 4 वर्ष बढ़ रहा है, इधर भी 4 वर्ष बढ़ रहा है, दोनों का बराबर है, तो इसको बराबर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि अगर 2 व्यक्ति है, अगर वर्तमान में एक का एज 10 है, एक का 15 है, तो पूछेगा कि 10 वर्ष के बाद एज कितना होगा, तो याद रखिएगा दोनों में 10-10 क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि अगर पहला व्यक्ति बढ़ रहा है 10 वर्ष, तो दूसरा व्यक्ति भी उतना ही बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?
तो वही बात है, अगर यहाँ रेशियो अगर 4 का आ रहा है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, 4 का ही रेशियो आना चाहिए, यानी कि दोनों व्यक्ति बराबर ही बढ़ेगा। टाइम 5 वर्ष का ले रहा है तो बराबर ही बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ अगर हम देखते हैं तो 4 वर्ष का बढ़ोतरी हो रहा है, किसमें, रेशियो में। 4 वर्ष बढ़ रहा है किसमें, रेशियो में, लेकिन एक्चुअली में बढ़ कितना रहा है, तो कहिएगा 5 वर्ष। क्वेश्चन में बोला है 5 वर्ष के बाद, तो बढ़ कितना रहा है, 5 वर्ष। रेशियो में 4 और क्वेश्चन में दिया है 5 वर्ष, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 5/4, ठीक है। 1 का वैल्यू कितना आ गया, 5/4 आ गया। इतना तक समझ गया। अच्छा अब देखिए, अब क्वेश्चन में जो कह रहा है कि कमला की वर्तमान आयु क्या है, तो कमला की वर्तमान आयु क्या था, 4 के रेशियो में था, और सुषमा का क्या था, 5 का। हमको पूछ रहा है किसका, कमला का। तो कमला का 4 है, जब 1 बराबर 5/4 तो 4 का रेशियो कितना आ जाएगा, 4 का जो रेशियो आएगा उसका वैल्यू कितना आएगा, 5/4 गुने 4। इस 4 से इस 4 को काट देंगे तो कितना आएगा, 5 वर्ष। कितना आएगा, 5 वर्ष, यानी जो कमला है मात्र 5 वर्ष की है, ठीक है। तो समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन कि 20 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 11 संख्याओं और आखिरी 10 संख्याओं का औसत क्रमशः 23 और 21 है, तो 11वीं संख्या बताएं। देखिए टोटल संख्या कितना है, तो 20 है। 20 गो संख्या का औसत जो दिया है, कितना दिया है, तो 22 दिया है। जब 20 संख्या का औसत 22 है तो 20 संख्या का टोटल योग कितना हो जाएगा, तो इसको क्या कराएंगे, गुना करा देंगे। कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 440 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 20 संख्या का औसत अगर 22 है तो टोटल संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना संख्या रहता है वो, जो औसत दिया रहता है वो, दोनों का आपस में गुना करा देते हैं तो टोटल संख्या का योग आ जाता है, जो कितना आया है, 440 आया है। अच्छा अब देखिए, उसके बाद कह रहा है कि पहली 11 संख्या। देखिए 20 संख्या है जिसमें से 11 संख्या, कितना, 11 गो। 11 गो का औसत क्या दिया है, तो 23 दिया है। कितना दिया है, 23। तो इसको भी गुना करा लेते हैं, यहाँ से 11 संख्याओं का योग निकाल लेंगे हम लोग। तो जब देखिए कोई संख्या को 11 से गुना करते हैं तो क्या होता है, पहला जो डिजिट दिया रहता है उसको लिख लेते हैं, यानी कि 3 दिया है। उसके बाद आगे 2 संख्या को जोड़ते हैं आपस में, तो यहाँ अगर हम 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद कोई संख्या नहीं है तो अब आखिरी वाला जो बचेगा उसको लिख देंगे। कितना बचा है, 2। अगर यहाँ जोड़ने के बाद इसमें अगर हासिल भी आता तो वो भी लास्ट में क्या करते, उसमें जोड़ते, ये 2 में हासिल, लेकिन आया तो है नहीं हासिल, इसलिए हम 2 का 2 लिख दिया है, यानी 253 होगा। 11 संख्याओं का कुल योग कितना होगा, 253। उसके बाद फिर कह रहा है कि आखिरी 10 को जो संख्या है उसका औसत कितना है, तो औसत कितना है, 21 है। कितना है, 21। जब इसका भी हम लोग योग निकालेंगे तो क्या कराएंगे, गुना, तो 10 का गुना कराएंगे तो 210 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए टोटल संख्या कितना था, 20 गो था। यहाँ देखिए 11 और 10 कितना संख्या बन गया, 21 संख्या बन गया, यानी एक संख्या क्या हुआ है, ज्यादा काउंट हुआ है। तो देखिए यहाँ टोटल योग 440 आया है, यहाँ जब हम 10 और 11 को जोड़ेंगे तो 21 संख्या आएगा, तो 21 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, तो कहिएगा 463 आएगा, जो कितना का है, 21 का है। तो अगर हम 21 संख्या में से 20 को घटा लेंगे तो बीच वाला संख्या जो 11 है वो हमको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो 11वीं संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल जो आया है 21 संख्या का योग, उसमें से 20 संख्या के योग को अगर हम घटा लेते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 23, यानी कि जो 11वीं संख्या है वो कौन सा है, 23 है। अच्छा ये बताइए कि हम ये टोटल 21 में से हम 20 को क्यों घटाए हैं, तो देखिए समझिए, संख्या कितना है, 20 है। अगर पहली 11 संख्या, मान लीजिए यहां से लेके 11 तक हम लोग गए, 1 से लेके कहां तक गए, 11 तक। उसके बाद कह रहा है कि आखिरी का 10 संख्या, टोटल अगर 20 है तो उधर से हम काउंट करते आएंगे पीछे से, तो 11 भी क्या होगा, इधर से 10 संख्या को जोड़ेंगे तो 11 भी उसमें भी शामिल होगा, किसमें, जो आखिरी का 10 संख्या है उसमें भी। तो ये जो 11 है वो 2 बार आया कि नहीं आया,
बिल्कुल आया है। तो इसीलिए हम लोग टोटल जो 21 संख्या आया है यहाँ से, उसमें से 20 को अगर हम घटा लेंगे तो जो संख्या निकल के आएगा वही संख्या 11वां होगा, क्योंकि 11 दो बार क्या हुआ है, काउंट हो गया है। एक बार इसमें भी काउंट हुआ है, एक बार इसमें भी काउंट हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गया होइएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पी, क्यू तथा आर अलग अलग किसी हौज को क्रमशः 12, 15 तथा 18 घंटे में पूरा भर सकते हैं। फिर आगे कह रहा है कि एक अन्य एस एक नल है और दूसरा जो पूरे भरे हौज को 20 घंटा में खाली कर सकता है। तो चारों नल एक साथ खोल देने पर हौज कितने समय में भर जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन में दिया है 4 प्रकार का नल है, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है और एक क्या है, एस है। जिसमें से पहला 3 यानी कि पी, क्यू और आर, ये तीनों नल क्या करता है, पानी भरता है, पानी भरने का काम करता है। लेकिन एक जो अगला नल है एस, वह क्या कर रहा है, टंकी में से पानी को निकाल के खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, यह है जब अकेले अकेले काम करता है तब। देखिए पी अगर अकेले हौज को भरेगा तो कितना घंटा का समय लेगा, तो 12 घंटा। वही अगर क्यू अकेले भरेगा तो कितना घंटा का समय लेगा, तो कहिएगा 15 घंटा। इसी प्रकार अगर आर अकेले हौज को भरेगा या हौज को, तो कितना लेगा, 18 घंटा लेगा। इसी प्रकार एस जो है अकेले अगर हौज को खाली करेगा तो कितना घंटा में खाली कर देगा, 20 घंटा में। यानी कि जो पी है ये भरने वाला है, क्यू भी है भरने वाला है, आर जो है ये भी भरने वाला है, लेकिन एस खाली करने वाला है। देखिए ये जो दिया है किसका रेशियो है, टाइम का। ये जो दिया है टी आर दिया है। ठीक है, इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा क्या, ई आर यानी एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना दिया जाता है सबका एलसीएम लेते हैं। तो 12, 15, 18 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो 180 आएगा। कितना आएगा, 180। अब देखिए अब हमको एफिशिएंसी मालूम करना है। तो टोटल जो वर्क है उसमें अगर टोटल दिन से भाग देंगे तो जो निकल के आएगा वही मेरा क्या होगा, एफिशिएंसी होगा। तो पी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, देखिए अगर पी का एफिशिएंसी देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। 12 एकम 12, 3, 12 एकम 12, 6, 12 पंचे 60 यानी 15। यहाँ देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब सबका हमको क्या मालूम चल गया, ई आर यानी कि इफिशियंसी का रेशियो। क्या मालूम चल गया, इफिशियंसी का रेशियो। पहला जो पी है 1 घंटा में 15 भरेगा। उसके बाद दूसरा जो क्यू नल है 1 घंटा में 12 भरेगा। इसी प्रकार तीसरा जो आर है वह 10 भरेगा। लेकिन जो सी है चौथा नल वह क्या कर देगा, 1 घंटा में 9 को खाली कर देगा। अच्छा, क्वेश्चन में ये कहा है कि चारों नल एक साथ खोला जाता है। तो देखिए क्या होगा, P प्लस Q प्लस R, ये तीनों नल तो भरने वाला है, लेकिन एक नल और है जो S है यह खाली करने वाला है। ठीक है, तो देखिए P आएगा तो भरेगा, Q आएगा भरेगा, R आएगा भरेगा। तो कितना भरेगा, तो देखिए P आएगा तो 15 से भरेगा, Q आएगा तो 12 से भरेगा, वही अगर R आएगा तो 10 से भरेगा। लेकिन जब S नल आएगा तो वह 9 से खाली कर देगा। तो इतना तो भर गया है, जिसमें से 9 आके S क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, तो टोटल मेरा कितना भरेगा वो निकाल लेते हैं 1 घंटा में। इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 15, 12 और 10 सबको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 37। ठीक है, 37 तो पानी भर रहा है, लेकिन यह जो S है 9 खाली कर दे रहा है। तो 9 खाली करके बचेगा कितना, तो देखिए बचेगा कितना, 28। कितना बचेगा, 28। यानी कि जब चारों नल मिल जाएगा तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 28 भरेगा। तो हमको भरवाना कितना है भैया, तो भरवाना है 180 को टोटल। तो 180 को 28 की एफिशिएंसी से भरेगा तो कितना समय लेगा। देखिए इसको अगर हम काटते हैं तो 7 चौके 28, इसको अगर काटेंगे 4 से तो 4 चौके 16, 5 चौके 20, यानी कि 45/7 घंटा। यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा।
1683 रुपए की राशि को ए, बी और सी के मध्य वितरित किया गया यदि ए का 1/2 भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/4 भाग आपस में बराबर हो तो बी की कुल राशि क्या है। देखिए क्वेश्चन में जो टोटल रुपया दिया है कितना दिया है 1683 रुपया। इस 1683 रुपया को किसके किसके बीच में बांटना है तो ए, बी और सी के बीच में बांटना है। तो उसमें एक कंडीशन भी लगा दिया है। क्या लगा दिया है कंडीशन, देखिए कह रहा है ए का 1/2 भाग जो है वह बी के 1/3 भाग और सी के 1/4 भाग के बराबर है। यानी कि जो ए का 1/2 भाग होगा वही बी का 1/3 भाग होगा वही सी का 1/4 भाग होगा। यानी कि ए का जो राशि आएगा उसका आधा, बी का तिहाई और सी का चौथाई आपस में सब क्या होगा बराबर होगा। अच्छा देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको करना क्या है, सबसे पहला काम रहेगा रेशियो निकाल लेना सबका। यहाँ ए बी सी दिया है तो ए बी सी का रेशियो निकालना। तो ए बी सी का रेशियो निकालेंगे कैसे, देखिए जब अगर बटा में हो तो उसका वही रेशियो हो जाता है। यानी कहने का मतलब ए, बी और सी का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो जो बटा में होगा वही उसका क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। देखिए ए का कितना रेशियो हो जाएगा 2, बी का कितना हो जाएगा 3, सी का कितना हो जाएगा 4। ठीक है, लेकिन अगर यह बटा में नहीं दिया हो, गुणा में हो तो क्या करते हैं वहां जितना दिया रहता है, यहाँ 3 है तो 3, अगर 4 हो तो 4, 5 रहेगा तो 5, सबका एलसीएम लेंगे। जब अगर गुना में दिया हो ऊपर में तब, बटा वाला को दिया हो तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो दिया होगा वही मेरा रेशियो में भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब गुना में रहता यही कैसे रहता, देखिए बटा में दिया था तो जो बटा में आएगा वही उसका क्या हो जाएगा रेशियो। लेकिन अगर यही कहता कि ए का 2 गुना, बी के 3 गुना और सी के 4 गुना आपस में क्या है बराबर है, तो ए बी का रेशियो कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए सबका एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 4 का एलसीएम कितना 12। तो यहाँ अगर हम 12 बनाते हैं तो कितना से गुना करना पड़ेगा, कितना से कितना एलसीएम आया कितना 12। अब सब में क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे। जब 12 से अगर हम भाग दे देंगे तो इस रेशियो में आ जाएगा इस टाइप का बटा वाला, तो जो बटा में आ जाएगा वही उसका रेशियो हो जाएगा। तो जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे, अब तो बटा में आ गया तो ए बी सी का रेशियो यहाँ से क्या हो जाता 6 4 और 3। लेकिन क्वेश्चन में दिया है हमको पहले से ही बटा में, तो ऐसा करने का जरूरत नहीं है, जो बटा में दिया रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब हमको मालूम चल गया कि ए बी और सी का रेशियो 2 3 और 4 आ गया है। ठीक है, अब देखिए अब करना क्या है, टोटल राशि कितना है 1683, यहाँ से रेशियो में टोटल कितना आ जाएगा 3 2 5 4 9, यानी कि रेशियो में 9 है, लेकिन जो एक्चुअली है कितना है 1683 है। तो 9 के वैल्यू तो 1683, तो एक का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से 1683 बटा 9, जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे, 9 एकम 9, 9 6 15, 9 7 16, यानी कि 7 बचेगा और 8 तो 78, तो 8 9 72, 8 कितना आएगा 8 बचेगा, फिर 6 और 3 मिलकर 63, 7 9 63। ठीक है, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया 187। तो पूछ रहा है बी का कुल राशि क्या होगा, तो बी कितना अनुपात में है 3, एक का वैल्यू 187 तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 गुने 187, 7 3 21 के 1 हासिल 2, 18 3 54 और 2 56, यानी कि 561 रुपया जो होगा वह किसका आएगा बी का कुल राशि आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। और देखिए आज हम लोग तो एक सेट देखे हैं, इसी प्रकार से आगे भी और आप लोगों को मिलेगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और सॉल्व वाला मिलेगा, जिससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन जो पूछा गया है किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, और एक दो जब देखेंगे सेट तो मालूम चल जाएगा कि किससे कितना पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होइएगा
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।